इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्शन होगी ए टू बी। ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम इसको एज ए वेक्टर की तरीके से बात करेंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर, दैट इज ए बी वैक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उस वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल टू फाइनल के बीच में डेल्टा आर वेक्टर के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसकी बात की जाए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, सब पॉसिबल है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी है इसके पास। बढ़ के घट भी सकता है, घट के बढ़ भी सकता है। डिस्टेंस के साथ क्या कहानी की गई कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। डिस्टेंस हमेशा एक्युमुलेटिव नेचर की होगी। 10 मीटर के बाद वो 11 मीटर ही चलेगा, ना कि 9 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा पॉसिबल है कि 10 मीटर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तीन टाइम इंटरवल ले लिए। ठीक है, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, तो हम इसमें ध्यान क्या रखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए? ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन ले लिया जाएगा। मम्मी लो, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, फोन कनेक्टेड है। लो सर चौथी अपना माइक ऑफ करो। इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया जाएगा। अभी हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। टाइम इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t1 तक। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t2। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t3। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t। S पॉजिटिव, R पॉजिटिव, S पॉजिटिव, R पॉजिटिव, S पॉजिटिव, R पॉजिटिव, S पॉजिटिव, R नेगेटिव। साथ साथ एक और चीज याद रखें, ये इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा। S की वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है, R की वैल्यू इंक्रीज। अब इंक्रीज करने की बजाय टाइम t इक्वल टू, अभी तक वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, अब डिक्रीज कर रही है, अभी भी डिक्रीज कर रही है। अब जरा चेक कीजिए। अरे यार, पार्टिकल, मैंने वन डायमेंशनल मोशन की बात की, ये पार्टिकल आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा। इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और मैक्सिमम पोजीशन पे जाके रुक गया। इसके बाद इसकी वेलोसिटी, अभी हम बात करेंगे, नेगेटिव होती गई, ये पीछे की तरफ आना शुरू किया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। इस पोजीशन तक पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? तो डिस्प्लेसमेंट जब भी नापा जाएगा वो इनिशियल पोजीशन से नापा जाएगा। जैसे अब यहां से पार्टिकल चलते हुए आगे मैक्सिमम पोजीशन तक गया,
फिर वो पीछे की तरफ चलने लगा, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट घटने लगा लेकिन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पर आकर के वैल्यू हो गई 0। अगर मैं इसको और कोई इंटरवल ले लूं, टाइम t इज इक्वल टू टी, तो टाइम t इज इक्वल टू टी पे r की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद आगे पीछे की तरफ गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं जहां से स्टार्टिंग होती है, और इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन में कहीं पर भी है, इस कोऑर्डिनेट में यहाँ तक कहीं पर भी है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसके पीछे कहीं पर भी आ गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली पोजीशन वेक्टर्स को मिलाने वाली लाइन, यानी इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर होगा, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया, इसके बाद वैल्यू घटने लगी, घटने भले ही लगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत है। टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। S वर्सेस T, S वर्सेस R वर्सेस T। R हमारा सिंबल है, इसको R को पोजीशन से कई बार पोजीशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार डिस्प्लेसमेंट के तरीके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। R का मतलब डेल्टा R है इस फिलहाल के केस में, R या डेल्टा R। कई बार पोजीशन के तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। और मैं किस जा लूं, मैं क्यों जाऊंगा। अयाशु माइक ऑफ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपके हिसाब से कौन कौन से ग्राफ करेक्ट है उनके नंबर बताइए। सर गलत वाले बता दे। पहले सही बता दो फिर बाद में गलत बता देना, अपने आप मालूम चल जाए गलत कौन से हैं। सर फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। नहीं, गलत है। तो एस क्या है, एस क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस है और आर डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे सिंबल वाइज आर First, बोलना, आर fourth, बोलना fifth, मतलब or sixth. सर हाँ, फर्स्ट फोर्थ Fourth, First, fourth, fifth, sixth. sixth, and eighth. Sir, fourth, fifth, sixth. First, fourth, fifth, sixth. First, fourth, fifth, sixth, First, eighth. fourth, fifth, sixth. फर्स्ट 1 4 5 fourth 6 सिक्स्थ। फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सभी को लॉजिकली। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ कैसे हुआ ये। फर्स्ट सही है, डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो सही है, इंक्रीजिंग है। डिक्रीज हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं, गलत है। सेकंड गलत है। थर्ड नेगेटिव है, गलत है। लिखते चले, एस कैन नॉट बी डिक्रीज, एस कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखते चलेगा अपनी कॉपी में। आर डेल्टा आर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, नेगेटिव, ये तीनों सही। ये दोनों गलत है। क्यों गलत है? टाइम की वैल्यू बढ़ करके घट नहीं सकती, टाइम हमेशा इंक्रीज करता है। टाइम कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। डिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हर सारे पैरामीटर। डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं करेगा, डिस्टेंस और टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते। तो इसमें दिखाई दे रहा है डिस्टेंस तो बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन टाइम की वैल्यू बढ़ के घट जा रही है, नॉट पॉसिबल। इसमें भी
टाइम की वैल्यू डिक्रीज नहीं कर सकती। दूसरा पैरामीटर क्या, एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट या दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये दोनों ग्राफ गलत हैं। कांस्टेंट वाले ग्राफ बनाना चाहूं तो दोनों ग्राफ कांस्टेंट वाले बिल्कुल सही होंगे। एस आर टी, ये भी सही, ये भी सही। कांस्टेंट पॉसिबल है, बॉडी चल ही नहीं रही, रेस्ट पे है। ठीक है, ये एट रेस्ट वाली कहानी। डिस्प्लेसमेंट इसका कांस्टेंट जितना था उतना ही है, डिस्टेंस भी उसकी कांस्टेंट थी जितनी थी, तो एट रेस्ट वाली कहानी भी पॉसिबल है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपसे बात की जाए, तो डिस्टेंस की वैल्यू की बात की जाए तो डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखना। ठीक, ये कभी पॉसिबल नहीं है। S कैन नॉट बी डिक्रीज लेस देन R, ये नॉट पॉसिबल। ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, डिस्टेंस के लिए ध्यान रखना है, ये हमेशा एक्यूमुलेटिव है, बढ़ती चली जाएगी। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ए से स्टार्ट हुआ, रेडियस आर है, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा, वापस ए पे आ गया। एस ए बी, आर ए बी, एस ए सी, आर ए सी, एस ए डी, आर ए डी, एस ए ए टू ए, आर ए टू ए। मुझे लगता नहीं वैल्यू वाइज कोई दिक्कत आएगी। एस ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवर्ड सर्कुलर पाथ में जाने की वजह से पाई आर बाई टू। आर ए बी की वैल्यू इनिशियल टू फाइनल मिलाने वाला वेक्टर वैल्यू रूट टू आर, कहां से कहां, ए टू बी। एस ए सी पाई आर डिस्टेंस, आर ए सी टू आर, ए टू सी। टू आर क्यों, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। एस ए डी 3 पाई r/2, आर ए डी की वैल्यू रूट टू आर, ए टू डी, ए टू डी, 2 पाई r 0। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट निकाल के बताइएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जनरल एंगल के लिए। ए टू पी जनरल एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, फाइंड एस ए पी एंड आर ए पी। बताइए, एस ए पी तो बहुत आसान है, रेडियस आर दे रखी है, एस ए पी की वैल्यू तो बहुत ही आसान है। सर सही है आर फटाफट। साइन सर आर साइन थीटा बाय 2। हाँ सही है, वो भी सही है। R sin theta by 2. ठीक है, सर r sin थीटा बाई 2। ठीक है आदित्य। So r sin theta by 2. ठीक है बेटा रिदम। Sir, r sin theta by 2. ठीक है धीरज।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ। एस ए पी तो बहुत ही आसान है। दैट इक्वल्स टू आर थीटा। डिस्टेंस इज arc length is equal to radius times angle r theta. Theta should be in radian. r a p निकालना। अब तुम्हें a p की वैल्यू निकालनी। इसको मान लो r, ये कैपिटल r है, ये कैपिटल r है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दिया। cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। याद है? यस सर। तो उसी फॉर्मूले को लगाया तो यहां से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे आया देख सकते हैं आप। इसको 2r स्क्वायर कॉस थीटा बना दिए, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इधर ले आया, इसको इधर ले चले। दैट इक्वल्स टू 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये बन गया 4r स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आर ए पी की वैल्यू निकल करके आ गई अंडर रूट लेकर के 2r साइन थीटा बाई 2। जनरल वैल्यू ध्यान रखिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमने खूब सारे देख रखे हैं। एक बच्चा गया नॉर्थ में, फिर गया साउथ में, तो उस टाइप की क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। आप सॉल्व इजीली करते हैं। एक बच्चा पहले आपने शायद 9th के लेवल पे पढ़ भी रखा है, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में पहले नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर ये किया। तो पाइथागोरस लगा करके उसमें इनिशियल टू फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके पाथ की इक्वेशन हमेशा एक्स वाई जेड में चलेगी। ये पाथ है। पाथ यानी रास्ते की इक्वेशन हमेशा y और x के फंक्शन में चलेगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू बताइए। x इज इक्वल टू 0 से a b, x इज इक्वल टू 2। इस रास्ते पे वो चल के जा रहा है। तो ये पाथ की इक्वेशन दे रखी है। बस सिंपल तरीके से इस केस में आपको r2 माइनस r1 की वैल्यू निकालनी है। सर 8/3। कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ए बी वेक्टर की वैल्यू। सर 4। हाँ, इसके डिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक इसका जनरल इक्वेशन बनता है ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, वो भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो बाद में, लास्ट में करेंगे। अभी आप लोग उसके लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, इसके जब चैप्टर के लास्ट में आएंगे तब एक बार डिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे इसकी। अभी के लिए डिस्टेंस केवल स्ट्रेट लाइंस की और सर्कल के लिए निकालना आपको पता होना चाहिए। बाकी जनरल फंक्शन के लिए हम निकालना, एक फंक्शन बनता है उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 4। 4 कैसे आ रही है? 2√5 2√5 आ रही है। 2√5. 2√5 5 सही है। 2√5 2√5। हाँ 2√5 सही है। 2,4 पॉइंट हो गया। अब ये निकालना तो मैंने पहले ही सिखा रखा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, सिखा रखा है। अब तुमको आरबी आर ए के बारे में पता ही है। 2 माइनस 0 आई कैप
plus 4 minus 0 j cap, that equals to 2 I cap plus 4 j cap। और अगर वेक्टर फॉर्म में डेल डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 रूट 5। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बस ध्यान के रखना है आपको कोऑर्डिनेट, ये पाथ जब भी कभी एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशनशिप दिखाई दे तो क्लियर कट मतलब है कि वो पाथ की इक्वेशन की बात कर रहा है कि ये पाथ है और इस पाथ पे वो जा रहा है यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये इक्वेशन दे रखी है पाथ की। फाइंड डिस्प्लेसमेंट between x is equal to 2 to x is equal to 3। फटाफट बताइए। निकालिए, बताइए। 0। नहीं, 0 नहीं आएगी। सर 1। 1 हाँ सही है, 1 इज करेक्ट। सर 1। सर So 1। 1. सर 1। 1 सही है। मैंने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाया था और लॉजिकली अगर आप ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो वैल्यू वाइज चेक कर लेंगे। x बराबर 2 पे y की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 2 पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देख लीजिए। 4 माइनस 10 प्लस 6 बिकम 0। x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ रही है 0, तो RA हो गया 2i कैप प्लस 0j कैप, RB हो गया 3i कैप प्लस 0j, डेल्टा R हो गया i कैप 1 यूनिट। या ग्राफिकली अगर सॉल्व करें तो हमने ग्राफ इसका प्लॉट करना सीखा हुआ है। दो रूट्स हैं x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है। इससे इस पॉइंट पे से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो क्लियर कट मिल गया। AB की वैल्यू आ गई कितनी? 1 यूनिट। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो भी तरीका समझ में आए आप वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए फर्स्ट सेकंड की, x1 y1 x2 y2। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने निकलवाना सिखाया था, xb माइनस xa i कैप प्लस yb माइनस ya j कैप प्लस zb माइनस za k कैप। डन, अच्छी बात है। अब बात करते हैं, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। एक पोजीशन का ग्राफ दे रखा है, निकालिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1/2 से लेकर t इक्वल टू 1 तक। कुछ नहीं करना है, r1 और r2 की वैल्यू निकाल लेनी है, r2 माइनस r1 कर लेना है। सिंपल है, वैल्यू वाइज बात कर रहा था, सीधे वैल्यू के तरीके से।
आर का ही पोजीशन दे रखी है, इसके हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या बात है। R1 निकालो, R2 निकालो, माइनस R2 ए बाई टू। ए स्क्वायर प्लस 1/4 का अंडर रूट। क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस 1/4 का अंडर रूट। a स्क्वायर प्लस 1/4 का अंडर रूट, देखते हैं। माइनस बाय टू। माइनस ए ए बाई बाई टू आ रहा है। माइनस ए बाई टू। माइनस ए बाई टू आ रहा, देखते हैं। और बताओ भाई कृष्णकांत। -a/2। माइनस ए बाई टू, अच्छा ठीक है। माइनस ए बाय टू। माइनस ए बाई टू रिदम आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। R1 R2 लिख लेना है। R1 की वैल्यू a साइन, वैल्यू पुट कर दी 2π/3 प्लस π/6, 1/2 है इंटू 1/2, तो ये बन गया a साइन π/2 दैट इक्वल्स टू a प्लस R2 की वैल्यू a साइन, सर वो जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो कैसे हो जाएगा? सर वो sin 91 होता है भाई। π/2 90 डिग्री, साइन 90 20 प्लस 30 डिग्री बना, बन गया a साइन, ये हो गया a साइन 90, जो हो गया a साइन 150। साइन 150 की वैल्यू a साइन 90 प्लस 60 cos 60, that is a/2। डिस्प्लेसमेंट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और चूंकि वैल्यू ही है तो प्लस a/2 माइनस प्लस दैट इक्वल्स टू माइनस a/2। डन, क्लियर हो गया ये? अच्छी बात। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कई तरीके की बात कर सकता है, ग्राफिकली बात कर ले, फंक्शन दे दे, टाइम के साथ कुछ फंक्शन दे दे, तो डरना नहीं है। जिस तरीके से पूछे तो पहली वाली पोजीशन, दूसरी वाली पोजीशन, कई बार कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछ सकता है, कई बार सिंपल वैल्यू के। अब इसने क्या दे रखा है? आर पोजीशन आर ही दे रखी है, एक पार्टिकल पोजीशन का टाइम के साथ फंक्शन दे रखा है। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो दे रखा है, तो पहली पोजीशन निकाल ली, दूसरी पोजीशन निकाल ली गिवन टाइम के हिसाब से। अब इसी क्वेश्चनों में वो आगे चल के वेलोसिटी घुसेड़ देगा, इस वेलोसिटी पे क्या होगा या क्या होगा। तो कुल मिलाकर के आपको फंक्शंस देगा और उस फंक्शन में वो आइडेंटिफाई करने के लिए बात करेगा। तो हम जब तीनों चीजें पढ़ लेंगे, दैट इज आर, बी एंड ए, तब हमको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हम तीनों को आपस में कैसे यूज करेंगे। उसी को बेसिक काइनेमेटिक्स कहते हैं। और उसके बाद फिर वो हम एक दो फॉर्म में जनरलाइज कर लेते हैं, दैट इज वन डायमेंशन। लेकिन हमको पहले जनरलाइज काइनेमेटिक्स, तो ये जनरलाइज काइनेमेटिक्स ना 1D है ना 2D है, ये सारी तरीके की 3D मान लीजिए। ये इट कैन बी 1D, इट कैन बी 2D, इट कैन बी 3D, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगी। इसीलिए हम पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ और वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट के साथ। काफी अच्छी चीज है ये, और आप देखते भी हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्पीड वेलोसिटी के, तो इन चीजों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की बात करता है। सबसे पहले स्पीड, एक पार्टिकल मूव करके जा रहा है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। अब स्पीड की बात की जाए तो किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड पूछी जाएगी या एवरेज स्पीड दो इंस्टेंट्स के बीच में। एट एनी इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसी को सिंपली स्पीड भी कहा जाता है, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, आगे डाइन को डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, that is v is equal to ds by dt। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ। हमने पहले ही बात कर रखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग क्या होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे एट t इज इक्वल टू, किसी भी इंस्टेंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये स्केलर है, v हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या आपने t इक्वल्स टू क्या लिखा है? t इज इक्वल टू t है सिंपल, किसी भी इंस्टेंट पे t नॉट लिख लो, कुछ मतलब किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, s वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, vp is equal to ds by dt at p is equal to slope at p। हम सारे ग्राफ एक साथ पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं सबको डिफाइन करता हुआ चल रहा हूँ। स्लोप एट p दैट इज tan। स्लोप के बारे में हम बात कर चुके हैं, स्लोप क्या होता है। tan थीटा की बात आपको पता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली जाती है, उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनता है दैट इज उसका tan थीटा ले लिया गया, दैट विल बी द स्लोप। तो किसी भी st ग्राफ में हम सारे ग्राफ एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम केवल इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू ds बाय dt। इंस्टेंटेनियस सिंपली स्पीड कहलाती है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आएगी बात एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड जब भी कभी बात करेगा ड्यूरिंग एनी इंटरवल, is defined as total distance traveled during interval upon time interval। So we average total distance upon total time, या डेल्टा s बाय डेल्टा t, या s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। s1 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल t is equal to t1, s2 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल t is equal to t2। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाता है। ग्राफ में अगर बात की जाए, t is equal to t1 और t is equal to t2। ये s1 है, ये s2 है, s का टाइम के साथ, ये एंगल अल्फा, ये डेल्टा s, ये डेल्टा t, tan अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा t, दैट इज v एवरेज। ये स्लोप नहीं है, दोनों पॉइंट फाइनल माइनस इनिशियल करके s2 माइनस s1 निकाल दिया। कुल मिला के इसको याद कैसे रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और निकालते वक्त
v तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मोस्टली टाइम ये दी हुई होती है। अगर वो स्पीड लिख रहा है तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो बता रहा है, कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड का मतलब है उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। आप जब अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और लेके जाते हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे आपकी स्पीड जो होती है वो आपके स्पीडोमीटर के द्वारा शो की जाती है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, मतलब आप घूम टहल के वापस आ गए, तब आपकी एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो निकालनी होगी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम। जैसे यहाँ से दिल्ली गए तो आपकी कार की एवरेज स्पीड है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने कार की, और अपॉन में कितने टाइम को आपने यूज किया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज एवरेज स्पीड। तो अभी तक आपने एवरेज स्पीड की बात की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात नहीं की। इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने का तरीका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि कुल कुछ नहीं है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के फंक्शन के तौर पे दे रखा है। और नॉर्मली एवरेज स्पीड कुछ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकाल लिया। ग्राफ वाइज एसटी के ग्राफ में स्लोप होगा स्पीड, और अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो किन्हीं भी दो इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेगा। इस समय से लेकर के इस समय के बीच में टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा एस और टोटल टाइम हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, S2 माइनस S1 टोटल डिस्टेंस। S2 माइनस S1 का मतलब ये नहीं S2 माइनस S1 है, दिस डिस्टेंस माइनस S1 है। टिल टाइम t इज इक्वल टू t1 तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और टिल टाइम t इज इक्वल टू t2 तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज S2। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, दैट इज डेल्टा S। डेल्टा S क्या है, t1 से t2 के समय के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो वैल्यू है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कि भाई क्या है कैसे है। देखते हैं एग्जांपल वगैरह देखेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। ये एग्जांपल आपने खूब देखे हुए हैं, तो शुरुआत से करते हैं। ए से बी, बी से सी, टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू t, टाइम t इज इक्वल टू 2t। इस वाले इंस्टेंट में v1 और इस वाले इसमें v2 कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, पहले एवरेज स्पीड निकाल के देखते हैं। फाइंड v एवरेज बिटवीन a एंड b, बताइए वैल्यू। V1 plus V2 by 2. बहुत आसान है, पहले भी किया है आप लोगों ने। V1 plus V2 by कोई नहीं, अभी इस पे हम घुमाएंगे क्योंकि आप आपने 9-10th लेवल पे पढ़ ही रखा है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत तो आएगी नहीं कि ये वाला क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। बताइए। सर वो ए एंड सी होगा ना, हाँ, वो ए एंड सी होगा ना। सी होगा, सॉरी। इसमें तो एवरेज स्पीड वही v1 ही आने वाली है। ए टू बी के बीच में एवरेज स्पीड कांस्टेंट स्पीड के लिए, अगर v कांस्टेंट है, ये भी बात लिख लीजिए, v एवरेज इज इक्वल टू v होगा। v बदलेगा तब एवरेज निकालने की बात है। चलो देखते हैं, बहुत आसान है। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू पहला इंटरवल t का, bc v2 इंटू, कई बच्चे कहेंगे सर 2t है, नहीं नहीं, t से लेकर के 2t तक का टाइम इंटरवल t ही आएगा। v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, that is v1t plus v2t by v1 plus, sorry, t1 plus total time T2 t plus t, 2T. that is v1 plus v2t upon 2t, that is v1 plus v2 by ये वाला एग्जांपल भी सभी लोगों ने किया है, पढ़ रखा है, बताइए
बताने की जरूरत नहीं है। ए बी सी, इसमें जा रहा है V1 से, इसमें जा रहा है V2 से। बी ए बी बराबर बी सी है। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो व्हाट इज वी एवरेज फ्रॉम ए टू सी? 2v1 v2 upon v1 plus v1 v2 अपन v1 plus v2। ये तो दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, आपको हमेशा इन क्वेश्चनों को देखने को मौका मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा हम बदलेंगे इसी में और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, इसीलिए स्टार्टिंग की मैंने जो क्वेश्चन आपने देख रखे हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस बी एस है, ये डिस्टेंस बी एस है। पहला वाला टाइम इंटरवल आया डेल्टा t1 इज इक्वल टू एस बाई v1, डेल्टा t2 एस बाई v2, डेल्टा t टोटल टाइम इंटरवल, पहला इंटरवल प्लस दूसरा इंटरवल। अब देखो कई बच्चे कहते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कहते हैं सर t2 माइनस t1 पहले लिखा था। अरे डेल्टा t1 पहला इंटरवल, डेल्टा t2 दूसरा इंटरवल, तो डेल्टा t1 और डेल्टा t2 टोटल इंटरवल। v एवरेज की वैल्यू आ गई, टोटल डिस्टेंस दैट इज s प्लस s अपॉन टोटल टाइम दैट इज डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 दैट इज 2s बाई s बाई v1 प्लस s बाई v2। सॉल्व कर लिया तो आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस एक और कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बताइए वी एवरेज। 2v1 v2 v2 v3 v3 v1 by v1 plus v2 plus v3। अच्छा सर वो लेस देन का साइन बनाया। इक्वल टू लेस देन नहीं, वो इंटरवल दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा था। सर आपने पहला टी क्या लिखा हुआ है? टी टी डेल्टा t1 इज इक्वल टू टी है टी।
तो आंसर आ गया 2v1 plus v3 upon 2v2 plus v3. 2v1 plus v3 upon 2v2 plus v1 टाइम। ठीक है, अब वो आपने किस तरीके से निकाला वो आपकी बात देख लीजिए। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है तो इसको s मान लिया, s बराबर v1t यानी v1 की वैल्यू s बाई टी। और दूसरी बात, दूसरे वाले इंटरवल के लिए v2 डेल्टा t2 स्पीड इनटू टाइम इस s के बराबर है तो v1t के बराबर, तो डेल्टा t2 सेकंड इंटरवल निकाल लिया t के टर्म। अब तीसरी वाली डिस्टेंस निकालनी है तो v3 इंटू टी होगी, तो t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, t की वैल्यू s बाई v1, तो v3 इंटू s बाई v1। तो सबको एक ही फॉर्म में ले आए, डिस्टेंसेस को s के फॉर्म में ले आए, टाइम को t के फॉर्म में ले आए। तो s पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस s, तीसरी वाली डिस्टेंस v3 अपॉन v1 टाइम्स s। टोटल टाइम t और ये वाला फॉर ये t और ये वाला टाइम इंटरवल हमने निकाले v1 बाई v2 टाइम्स t। अब इसको सॉल्व कर लिया, s और ऊपर से s कॉमन ले, नीचे से t कॉमन ले, 1 प्लस 1 प्लस v3 बाई v1 और नीचे 2 प्लस v1 बाई v2। s बाई t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, s बाई t इज इक्वल टू v1, तो v1 टाइम्स 2v1 प्लस v3 अपॉन 2v2 प्लस v1। v1 आ गया नीचे, v2 चला गया ऊपर, v2 बाई v1, v1 कट गया और वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए टाइम है अभी अपने पास, अभी है s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। पहला है फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2। सेकेंड है फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। निकालिए और बताइए। 16 और 5.5। 16 और 5.5 देखते हैं। So speed 17. Instantaneous speed 17. Yes, sir. Speed 17. फिर स्पीड आई है 17। 17 यूनिट जो भी दे रखी हो, मीटर पर सेकंड जैसे भी सेकंड। वी एवरेज s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस एवरेज 13 आ रहा है। देख लेते हैं। तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 8 4 12 The average 13. 14 15 15 माइनस 4 बाई दैट इज 11। ठीक है, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक, इसमें एवरेज निकालने के लिए कोई जब t का कोई लेना देना नहीं, तो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना। इस तरीके से क्वेश्चन और मिलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको यूज करते चलेंगे। अब इस वाले फंक्शन को हम आगे लगातार वेलोसिटी में भी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन में भी यूज करेंगे, तो इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल कल भी देखेंगे और आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब स्टार्ट कर दीजिए। कल आप शुरू करेंगे। पहले कौन सी पढ़नी है? कौन सी? मेरे ख्याल से तुम लोग एक ही कोई चीज पढ़ लो जो तुमको अच्छी लगे। मेरे ख्याल से डीसी पांडे वाला पार्ट पढ़ लो। ठीक है, डीसी पांडे जो दे रखे हैं वो पढ़ लो। न्यूमेरिकल करते हो किसी और बुक से, मतलब सबसे करना चाहो सबसे पहले डीसी पांडे करो, ज्यादा बेटर है। डीसी पांडे तो लेकिन सर चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर से स्टार्ट है। 2 पार्ट भेजे ना मैंने।
मैंने 2 पार्ट भेजे हैं। yes sir. पार्ट 1 में काइनेमेटिक्स है, पार्ट 2 वाले में वर्क पावर एनर्जी से स्टार्ट होगा। चेक करो, नहीं तो फिर मैं दोबारा भेजूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है ना। पार्ट 1 में भी देखना होगी मैकेनिक्स पार्ट 1 वाली। पार्ट 1 है सर, पार्ट 1 भेजिए। हाँ, पार्ट 1 नहीं भेजी है? भेजिए सर। भेजिए। भेजी है ना, तो उसमें काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन होगा, उसको पढ़ो, ठीक। और नहीं तो मैं, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, किताब में बड़े उस तरीके से कराता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करा दूंगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले जनरल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसको 1D 2D में डिवाइड कर देंगे। तो जनरल काइनेमेटिक्स स्ट्रांग होनी जरूरी है। जनरल काइनेमेटिक्स स्ट्रांग हो गई तो 1D 2D कुछ नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम जनरल काइनेमेटिक्स पे जोर देंगे, पहले पूरी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फंक्शन सब सीख लेंगे, ग्राफ ऑफ, फिर हम 1D 2D पे जंप कर देंगे। डन। बाकी कल, अब चूंकि आपकी मैथ्स की क्लास का भी टाइम हो गया, 10 बज गए, तो बाकी कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।